हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 7 कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और डाइवर्सिटी है, हर कोई अलग अलग है, उसके बाद भी हम ग्रुप्स बना देते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं कि ये इंसेक्ट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो एक छोटा सा फटाफट से 5 मिनट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद हम अपने आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या देखा था? डाइवर्सिटी है पहली चीज़। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है इन वन वे और दी अदर, ठीक है। अब वो अलग होने की वजह से ही हम क्या करते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज़ को, हर एक स्पीशीज़ को हमें मिलियंस में या बहुत उससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी स्पीशीज़, ठीक है। हम अगर एक ही में बात करें, जो आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि ये इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स में भी हमें लैक्स और मिलियंस देखने को मिलेंगी। तो उनको हमने एक ग्रुप में क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया, क्लासीफाई करना पड़ा हमको, ताकि वो हमारे लिए इजी रहे। अब वो क्लासीफाई हमने किसके बेसिस पे किया कि उनकी कुछ कॉमनैलिटीज़ होंगी, उनके में कुछ
सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है, उसके बेसिस पे। अब वो सिमिलैरिटीज़ भी कुछ कुछ पर्टिकुलर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे होंगी, तो उसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन का हम बेसिस क्या रख रहे हैं, हमारा वो पॉइंट था। तो हम एक सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगी, किसी भी चीज़ पे वो डिपेंडेंट नहीं होगी। वो हम पहले सेट करेंगे, जैसे हमने अपीयरेंस को सेट किया था, उसके बाद उसी के उसी पे डिपेंडेंट होगी नेक्स्ट हमारी कैटेगरी की। जब हम क्लासिफाई करेंगे तो हम नेक्स्ट कैटेगरी सेट करेंगे, जैसे हमने कॉम्प्लेक्शन रख दिया, फिर उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कैटेगरीज रखेंगे, तो वो हमारी हायरार्की बन जाती है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन अपनी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेल में हमने किया यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, तो वो हमने किसके बेसिस पे किया कि उसमें न्यूक्लियस किस तरीके का, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, मतलब कि डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं, मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है वो, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ही बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, कि भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सालों से या मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने भी हैं और आज तक उनमें बहुत हमें ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिलते, वो हमें सिमिलरली लगते हैं, तो वो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो टाइम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस आए हैं उनमें, और चेंजेस आके उसमें क्या हो गया कि अब वो ऑल टुगेदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, एक अलग तरीके का, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, यंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने बात की थी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने ग्रुप बनाए थे कि किस तरीके से हम हायरार्की रखेंगे। तो कुछ बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ किंगडम्स दिए, ठीक है। उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। उन ब्रॉड कैटेगरीज को उन्होंने क्या नाम दिया, किंगडम्स। और किंगडम्स में जो विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम्स बताए, जिनके बारे में हमने बात की थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और ये उन्होंने किसके बेसिस पे, कि उनका सेल स्ट्रक्चर क्या है, उनका न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है, मूड क्या है, और उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, ठीक है। तो उस पर अब उन्होंने क्या दिया कि हमें एक हायरार्की बनाते हैं, जैसे कि किंगडम है, किंगडम के बाद मतलब एक प्रॉपर ब्रॉड जो कैटेगरी उन्होंने बना दी, उस ब्रॉड कैटेगरी में फिर वो फाइलम रखेंगे, कि उसके अंदर एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ किया जाता है और प्लांट्स के लिए डिवीजन, फिर उसके बाद क्लास आ जाएगी, फिर उनका ऑर्डर आएगा, फिर उनमें उनका फैमिली आएगी, फिर जीनस एंड फिर स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हम कैटेगरी स्पीशीज को ले रहे हैं। फिर उन्होंने अब किस तरीके से इनको डिवाइड किया था, तो वो हमने बात की थी कि उन्होंने इन पांचों को, जो ये किंगडम्स हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड किया, कि प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर को, कि प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। अब उन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को डिवाइड करने के बाद उन्होंने क्या चीज़ देखी, कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अब जो प्रोकैरियोट्स में हमने क्या देखा, कि प्रोकैरियोट्स में हमें यूनिसेलुलर देखने को मिल रहे हैं, और जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो कौन है, मोनेरा, ठीक है। फिर यूकैरियोट्स में जब उन्होंने एनालिसिस किया, तो यूकैरियोट्स में उनको यूनिसेलुलर भी मिले कुछ, और कुछ ग्रुप्स उनको मल्टी सेलुलर भी मिले। तो जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको देखने को मिले, उनको उन्होंने किस ग्रुप में रख दिया, किस किंगडम में, प्रोटिस्टा में। और जो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर उनको मिले, उन्होंने उनको रख दिया कि उसको अब हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो उनको फर्दर डिवाइड करके उन्होंने क्या कर दिया, कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल वॉल है या नहीं है। अब क्लियरली है यहाँ से कि जो सेल वॉल है वो प्लांट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको किस कैटेगरी में डाल दिया, किस किंगडम में, एनिमेलिया। अब जिनके पास सेल वॉल है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हर एक प्लांट भी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है प्लांट कैटेगरी में। तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, वो हिट्रोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स या पैरासाइट्स हैं। तो उनको किस ग्रुप में डाल दिया, किस किंगडम में, फंगी में। और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको डाल दिया प्लांटी में, ठीक है। तो ये थी विटेकर की किंगडम। अब उसके बाद हमें जो ब्रॉड 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है, जिनके बारे में अगर हम अपनी लाइफ फॉर्म्स के बारे में अपने सराउंडिंग्स में बात करें, तो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की ही मेनली बात करते हैं, तो इसीलिए इन्हीं को ही ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्दर डिविजन किया गया है। तो प्लांटी में हमने क्या बात की थी, कि प्लांटी में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कि हमें 4 चीज़ें देखने, मतलब 4 क्लासिफिकेशन इन्होंने हमें बता दी। कि पहले देखना है कि उनके जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड, डिस्टिंक्ट है या नहीं है।
अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उस पर करेंगे, देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं या नहीं है, वैस्कुलर टिश्यूज। फिर वैस्कुलर टिश्यूज अगर होंगे तो क्या करेंगे, तो उनमें देखेंगे कि फिर वो सीड बियर करते हैं या नहीं करते, और फिर उन सीड बियर जो कर रहे हैं उनमें फिर हम क्या चीज़ देखेंगे कि उस सीड पे हमें फ्रूट भी देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये 4 तरीके की क्लासिफिकेशन दी। अब वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से थी, सबसे पहला उन्होंने क्या कि वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं है प्लांट के पार्ट्स। तो जो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है उसको उन्होंने क्या नेम दिया, कौन से कैटेगरी में डाला, थैलोफाइटा में। और जिनके डिफरेंशिएटेड प्लांट के पार्ट्स हैं, अब डिफरेंशिएटेड है तो फिर नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी कि उसके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं या नहीं है। तो जिनके पास डिफरेंशिएटेड पार्ट्स तो हैं लेकिन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है उनको डाल दिया ब्रायोफाइटा में, और जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स के साथ साथ स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज भी हैं उनको फिर क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे कि वो सीड्स बियर करते हैं या नहीं करते। अब जो सीड्स बियर नहीं करते जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स, उनको उन्होंने क्या किस कैटेगरी में डाला, टेरिडोफाइटा में। और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सीड्स बियर करते हैं उनको हम क्या नेम देते हैं, फेनेरोगैम्स। ठीक है, अब जो सीड्स बियर कर रहे हैं अब हम उसके बाद उसमें 4th क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसमें हमें फ्रूट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब कि वो जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं या फिर उन सीड्स के अंदर हमें फ्रूट भी देखने को मिल रहा है। तो जो नेकेड है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्म्स मतलब सीड, तो नेकेड सीड। और एंजियोस्पर्म्स एनक्लोज्ड मतलब जिसमें हमें फ्रूट देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास फ्रूट है तो वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद जिनके पास फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी बियर कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स, उसको भी फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो सीड है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। तो उसमें वो जो कॉटिलेडन का स्ट्रक्चर है वो सिंगल है या डबल है। तो सिंगल स्ट्रक्चर होता है तो उसको कह देते हैं मोनोकॉट, और डबल स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्या कह देते हैं, डाइकॉट। ठीक है, तो ये की थी प्लांट की क्लासिफिकेशन, प्लांटी की। राइट, इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लांटी तक। अब आज हम बात करेंगे एनिमेलिया किंगडम के बारे में कि एनिमेलिया किंगडम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और किस किस तरीके से हमें उसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में उसको डाला गया है। राइट, सो एनिमेलिया, these are organisms which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic। ये हमने देखी थी विटेकर की जो 5 किंगडम्स थे उसमें हमने लास्ट किंगडम पढ़ा था एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमने कौन से देखे थे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वो कौन होंगे, हिट्रोट्रॉफिक मतलब कि वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, हमने बात की थी सेल वॉल्स सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होती है। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, मोबाइल का क्या मतलब है, यहाँ पे वो मोबाइल फोन नहीं जो हम यूज करते हैं, मोबाइल का क्या मतलब है कि वो चलते हैं, मतलब कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वो मूव करते रहते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, उनको जहाँ पे लगाते हैं वो वहीं पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते कि चल के कहीं भी पे भी चले जाएंगे। बट वो एनिमल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, वो मूव करते हैं क्योंकि उनको अपने खाने के लिए, क्योंकि वो अपना वो फूड तो प्रोड्यूस करते नहीं है, वो हेटेरोट्रॉफिक है तो उनको अपने खाने के लिए जाना पड़ता है, पानी के लिए जाना पड़ता है, अपने शिकार के लिए जाना पड़ता है, शेल्टर ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से उनका मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर इज नेसेसरी। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफ्रेंसिएशन फाउंड। अब उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है कि क्या एक्सटेंट और किस तरीके की बॉडी डिजाइन में डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को मिलता है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, एनिमेलिया किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले उनको क्लासिफाई किया गया है पॉरीफेरा ग्रुप में, पॉरीफेरा। अब ये पॉरीफेरा क्या है, द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद होल्स। पॉरीफेरा क्या है, पॉरीफेरा वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जीव हैं जिनमें हमें कुछ छेद या छिद्र देखने को मिलते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। अब क्या चीज है, हमने क्या कहा
कि जो एनिमेलिया किंगडम में हमें जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उसमें क्या काम है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोबाइल। ज़्यादातर एनिमल्स, हमने सबकी बात नहीं की, हमने क्या कहा, ज़्यादातर एनिमल्स मोबाइल हैं क्योंकि उनको उनकी जो मूवमेंट है वो नेसेसरी है उनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ का क्या मतलब है कि ज़्यादातर है लेकिन सभी नहीं है। तो पॉरीफेरा में वो ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड करते हैं जो कि वो एनिमल्स आ जाते हैं जो कि नॉन मोबाइल है, मतलब कि जिन जो मूव नहीं करते, वो एक सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहते हैं, वो जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहते हैं, फ्रॉम दी बर्थ टू दी डेथ वो वहीं पे रहते हैं, वो मूव नहीं करते। देर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर दी बॉडी। अब क्या कहा है हमने कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कुछ होल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनकी बॉडी में, पूरी बॉडी में हमें क्या देखने को मिलता है, होल्स या फिर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। These lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. अब ये जो होल्स या ये जो पोर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कैनाल सिस्टम तक लेके जाते हैं, कैनाल सिस्टम की ओर लेके जाते हैं इनको। किस तरीके से, ताकि जो पानी का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके पूरी की पूरी बॉडी में, ताकि खाना भी उनको मिल पाए और ऑक्सीजन भी उनको प्रॉपर तरीके से मिल पाए और वो सर्वाइव कर पाए। अब क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स हैं, हमने क्या बात की थी कि वो मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट नेसेसरी है उनके सर्वाइवल के लिए। वो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि उनको अपने खाने के लिए, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक है तो उनको अपने खाने के लिए जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, अपने पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, शेल्टर के लिए जाना पड़ेगा। तो वो पॉरीफेरा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि जो उनका शेल्टर है तो वो ऑलरेडी अटैच रहते हैं एक सॉलिड सपोर्ट से, जो कि वही उनका घर है, वही उनका शेल्टर होता है। पानी और या फूड और वाटर के लिए उनको क्या मिल रहा है कि उनकी बॉडी में जो पोर्स है, होल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनको हेल्प कर रहे हैं कि भाई वो पूरी बॉडी में उनको वाटर सर्कुलेशन हो पाए और उनको खाना मिल पाए, मतलब वो पोर्स उनको हेल्प करते हैं उस चीज़ में। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। अब ये जो एनिमल्स हैं इनके हमें जो आउटर साइड, मतलब जो इनकी जैसे जो बॉडी है वो हमें एक हार्ड कवरिंग की देखने को मिलती है, हार्ड कवरिंग होते हैं या फिर हम कहें एक स्केलेटन होता है जिससे कि ये कवर्ड होते हैं। द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफ्रेंसिएशन एंड डिविजन इनटू टिश्यूज। मतलब जो इनका बॉडी डिजाइन है उसमें ज़्यादा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। ज़्यादा कुछ डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं होता, बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि इनके जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा डिवाइड करते ही नहीं हैं। अब क्योंकि ये एक ही जगह पे, अब इसको इस तरीके से याद रख लो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा मूवमेंट करोगे उतनी ज़्यादा बॉडी की, मतलब जितनी ज़्यादा बॉडी की मूवमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा बॉडी आपकी हेल्दी होगी, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा होगा, हर चीज़ आपकी बॉडी की हर चीज़ अच्छी होगी। तो वही चीज़ है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करते हैं, ये अटैच्ड है एक ही जगह पे, तो उसकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, इनकी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ होने का क्या मतलब है कि इनके टिश्यूज डिवाइड नहीं होते, ज़्यादा थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो अब ज़्यादा डिवाइड वो नहीं हो रहे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा डिवीजन ही नहीं होगा तो उसमें फिर डिफ्रेंसिएशन किस तरीके से आएगा, ज़्यादा तो बहुत ही कम, इस वजह से हमें इसमें डिफ्रेंसिएशन भी देखने को मिलता है। They are commonly called sponges and are mainly found in marine habitats. अब इनको स्पॉन्जेस क्यों कहा जाता है, इनको इनका नाम रखा जाता है स्पॉन्जेस। नॉर्मली क्यों बोला जाता है, अगर हम एक स्पंज की बात करें ना, तो एक स्पंज क्या होता है कि अगर हम उसको अपने हाथ में अगर हम उसको दबाएं तो वो पूरा का पूरा सिकुड़ जाता है हमारे हाथ में ही, और हम छोड़ेंगे तो वापस से वो अपनी शेप रिगेन कर लेगा। वो किस लिए ऐसे कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें पोर्स देखने को मिलते हैं, और उन पोर्स में जैसे ही हम उसको अपने हाथ में दबाते हैं तो उन पोर्स में जो हवा ट्रैप्ड होती है, एयर है जो ट्रैप्ड होती है उन पोर्स में, और उस हवा की वजह से वो उसका वो साइज होता है। तो जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो वो क्या होता है, उन पोर्स में से हवा निकल जाती है और वो सिकुड़ जाता है। और जैसे ही हम उसको अपने हाथ से लूज छोड़ देंगे तो लूज छोड़ते ही क्या होगी कि वो जो पोर्स जैसे ही ओपन होंगे वो एयर उसमें वापस से आके ट्रैप हो जाएगी और वो वापस से अपनी शेप ले लेता है।
ठीक है। तो अब क्योंकि हमें इन ऑर्गेनिजम्स में या इन एनिमल्स में भी हमें वो पोर्स देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, नॉर्मली स्पॉन्जेस ही इनको बोल देते हैं। और अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें या फिर ये कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर, तो ये मेनली हमें मरीन हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं, समुद्र में। ठीक है। तो क्या है ये पॉरीफेरा? पॉरीफेरा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होल्स होते हैं या फिर पोर्स होते हैं। उन पोर्स की मदद से ही जो वाटर है, फूड है, सब कुछ वो उन्हीं की मदद से ही उनको मिल पाता है, और ये मूव नहीं करते। ठीक है। पोर्स होते तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्पॉन्जेस बोला जाता है, और मरीन हैबिटेट में ही हमें देखने को मिलते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा कोलेंटेरेटा या फिर निडेरिया। ठीक है। अब सी इसमें साइलेंट है, निडेरिया। आई थिंक इसको यही प्रोनाउंस करते हैं, अगर गलत हो तो माफ करना, बट आई थिंक इसको शायद यही प्रोनाउंस करते हैं। सी शायद से साइलेंट होता है, तो इसको निडेरिया बोलते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में ये कौन सा ग्रुप है जिसको हमने नाम दे दिया निडेरिया? दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन सारे पानी वाले भी नहीं, क्योंकि ऐसे तो मरीन हैबिटेट्स में हमने कौन से पॉरीफेरा भी पढ़े कि ज़्यादातर मिलते हैं, सारे नहीं मिलते पॉरीफेरा ज़्यादातर, लेकिन निडेरिया में हमारे वही होंगे जो पानी में रहते हैं, लेकिन पानी वाले सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफ्रेंसिएशन। मतलब कि इनके जो बॉडी डिजाइन है उसमें हमें काफ़ी सारी हमें अलग बदलाव देखने को मिलते हैं, डिफ्रेंसिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका मतलब क्या है कि डिवीजन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। ये ग्रो बहुत ज़्यादा करते हैं। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? कैविटी। कैविटी हमें देखने को मिलती है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ सेल्स। One makes up cells on the outside of the body and the other makes the inner lining of the body. अब जैसे जो सेल्स होते हैं, तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स मेनली हम कहते हैं कि हम बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन जो निडेरिया एनिमल्स हैं, जिस मतलब निडेरिया ग्रुप में जिन हमने एनिमल्स को रखा है, उनके अंदर सेल्स की 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर तो हमें बॉडी के बाहर देखने को मिलती है, आउटसाइड सरफेस पे हमें देखने को मिलती है, और जो दूसरी लेयर है वो हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, इनर लाइनिंग। सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब कि कोरल्स। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी स्पैन, सॉलिटरी लाइक स्पैन, जैसे कि हाइड्रा। जेलीफिश एंड सी एनेमोन्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। अब इसमें से कुछ स्पीशीज जो है वो कॉरल्स में रहती हैं, और जो कुछ जो है वो सॉलिटरी लाइक स्पैन में रहती है, जैसे कि हाइड्रा में। तो क्या है बेसिकली इसमें सिर्फ क्या चीज़ याद रखनी है कि पानी में रहने वाले एनिमल्स आते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन होती है, और उनकी हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है, सेल की लेयर्स 2 होती हैं। मेनली सिर्फ इतनी ही चीज़ याद रखनी है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। अभी प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं? द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप is far more complexly designed than in the 2 other groups we have considered so far. कि अब ये जो ग्रुप है, अब जो पहले के जो हमने ग्रुप देखे पॉरीफेरा और निडेरिया, इन दोनों ग्रुप्स में तो हमें फिर भी थोड़ी सी ही चीज़ें हमने देखी, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग हमें देखने को मिलती है। किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। द बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग that the left and the right halves of the body have the same design. बाइलेटरली सिमेट्रिकल का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स है जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, मतलब कि उनका जो लेफ्ट और राइट साइड हमें देखने को मिलती है बॉडी की, उन पे सेम डिजाइन है, मतलब एक ही तरीके के हैं। वो जैसे लेफ्ट साइड से दिखेंगे वैसे ही वो राइट साइड से दिखेंगे, उसका मतलब है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। There are 3 layers of cells from which differentiated tissues can be made, which is why such animals are called triploblastic. अब ये जो है इन एनिमल्स में हमें क्या देखने को मिलता है?
कि सेल की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स कैसे कि भाई वो अलग अलग टिश्यूज की बनी हुई होती हैं वो लेयर्स। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इन एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हम पता है ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं ना कि पॉरीफेरा में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, ऑर्गेनिजम्स आएंगे, या निडेरिया में, या इनमें क्या क्या आएंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। इट्स जस्ट कि हमें गो थ्रू करना है चैप्टर की हर एक चीज़ को, हमें लीव कुछ नहीं करना है, लेकिन एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। ये चीज़ें निकालनी ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार इसीलिए मैं आपको गो थ्रू करवा रही हूँ, दोबारा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इनको। वैसे इनमें से सिर्फ मेन चीज़ें नोट करनी है। तो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें हमें सेल की 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। 3 लेयर्स कैसे होती है कि वो अलग अलग टिश्यूज से बनी हुई होती हैं। ठीक है, दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि सेल की 3 लेयर्स किस में मदद करती है कि जो इनसाइड और आउटसाइड बॉडी लाइनिंग है, या जो कुछ ऑर्गन्स हैं, तो उनसे वो इनसाइड आउटसाइड बेसिकली मूवमेंट में मदद करती है, प्रॉपर तरीके से वो बने रहें। देयर इज दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन। तो इसीलिए क्या होता है अब इसमें, क्योंकि 3 लेयर्स हमें अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड देखने को मिल रही हैं, इसमें हमें कुछ हद तक क्या देखने को मिलता है कि टिश्यूज फॉर्म भी होते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं। हाउएवर देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कॉइलम इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड। मतलब कि इसमें कैविटी हमें देखने को नहीं मिलती, कैविटी में जिसमें कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलता। The body is flattened dorso-ventrally, meaning from top to bottom, which is why these animals are called flatworms. अब उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैट हो रखी होती है, फ्लैट होती है। कैसे? डॉर्सोवेंट्रली। डॉर्सोवेंट्रली का क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे तक अगर हम बात करें तो ऊपर से शुरू करके हम नीचे तक उनके देखेंगे, पूरा का पूरा वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और इसीलिए उनको हम क्या नाम दे देते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। दे आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो वो खुले अपना रहते हैं या फिर वो पैरासिटिक होते हैं कि किसी के ऊपर जीते हैं वो। सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरियंस और पैरासिटिक एनिमल्स लाइक लिवर फ्लूक्स। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। यहाँ पे मेनली जो देखने वाली चीज़ है वो, या नोट करने वाली चीज़ है, वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती है जो कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से वो बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको क्या कह देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। और फ्लैट वॉर्म्स तो नेम से ही पता चल रहा है, जिनकी बॉडी क्या होगी, फ्लैट होगी। फ्लैट हमें देखने को मिलेंगे, वो बस फ्लैट किस तरीके से ऊपर से ऊपर से लेके नीचे तक वो क्या होंगे, वो फ्लैट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा एक ग्रुपिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है नेमाटोड। नेमाटोड क्या है? द नेमाटोड बॉडी इज ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। वही सेम फीचर्स हैं जो अभी हमने प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पढ़ा कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट थोड़ा सा रखना, बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या है, जिनके बॉडी के लेफ्ट और राइट साइड जो है वो सेम हमें देखने को मिलता है, सेम डिज़ाइन होता है उनका। ठीक है, बॉडी डिज़ाइन उनका सेम होता है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि 3 लेयर्स हैं। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड। अब जहाँ पे, अब देखो यहीं पे डिफ्रेंसिएशन आ गई कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी फ्लैटेंड है, तो आप क्या डाल सकते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। और जहाँ पे बॉडी क्या है, सिलेंड्रिकल है, वो कौन से हो गए, नेमाटोड। ठीक है, देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स although a sort of body cavity or a pseudocoelom is present। अब इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कोई एज सच ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, टिश्यूज हमें इसमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें हमें
कॉइलम या फिर कैविटी भी देखने को मिलती है। These are very familiar as parasitic worms causing diseases such as the worms causing elephantiasis, filarial worms or the worms in the intestine, roundworm और pinworms। ठीक है, तो ये मतलब किसके जैसे हमें देखने को मिलते हैं, जिन जो हम बात करते हैं ना कि पैरासिटिक वर्म है जो कि बीमारियां फैलाते हैं, वो बीमारियां फैलाने वाले जिनको हम जर्म्स कह देते हैं, वर्म्स कीड़े, ठीक है, जो बीमारियां फैलाते हैं, तो उनके जैसे से होते हैं ये। जैसे कि हम कहें कि वो वर्म्स जिनको हम कह देते हैं जो कौन सी बीमारी करते हैं, एलिफेंटियासिस, फिलेरियल वर्म्स की, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन्स में हमें जो कीड़े देखने को मिलते हैं, वर्म्स, राउंड वर्म्स या पिन वर्म्स हम कह देते हैं उनको, तो वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, नेमाटोड में। ठीक है, और कीड़े हैं, अब अगर हम कीड़ों की बात करें, एक बार कीड़े नाम से ही हम इमेजिन करें, तो क्या वो फ्लैट होते हैं कि सिलेंड्रिकल से होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनेलिड। अब एनेलिड ग्रुप को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, एनेलिड ग्रुप में कौन कौन से हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे। एनेलिड एनिमल्स आर ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो एनेलिड भी कौन से होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब राइट एंड लेफ्ट बॉडी डिजाइन सेम होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब 3 लेयर्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेगी हमें उसमें। बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। अब फर्क यहाँ पे कैविटी में क्या है कि जो हमने प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पढ़ा था, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या थी, कैविटी नहीं थी। ठीक है, इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं थी। नेमाटोड में थोड़ी सी हमें बॉडी कैविटी, अ सॉर्ट ऑफ, कुछ लेवल पे थोड़ी बहुत हमें बॉडी कैविटी हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम प्रॉपर कैविटी की बात करें कि सही मायनों में कैविटी प्रेजेंट है, तो वो किस में है, वो एनेलिड एनिमल्स में है। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन दी बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये कैविटी प्रॉपर तरीके से अगर प्रेजेंट है सही मायनों में, तो उससे क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पैक्ड होते हैं एक बॉडी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये कैविटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमें क्या, ऑर्गन की डिफरेंशिएशन हमें काफ़ी हद तक देखने को मिल जाती है इस वजह से। दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन विद द सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। अभी जो डिफरेंशिएशन वो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, कुछ सेगमेंट बना के मतलब रखे जा रहे हैं एक प्रॉपर तरीके से, सेगमेंट जैसे हम कहते हैं ना कि हम हिसाब से हम ग्रुप्स बना के सेगमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, हम उसको हिसाब से ही बनाते हैं ताकि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, तो उसको वो सेगमेंट्स बना के एक सेगमेंटेशन करके सेगमेंट फॉर्म में हम उनको लाइन अप करते हैं एक के बाद एक, कहाँ से शुरू करके हेड टू टेल, ऊपर से लेके नीचे तक हम उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको लाइन अप कर देते हैं। These animals are found in a variety of habitats। अब ये जो एनिमल्स है ये हमें काफ़ी सारे हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ एक ही जगह पे हमें नहीं पाए जाते, कई जगह पे, जैसे कि फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं और लैंड पे भी होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर फैमिलियर एग्जाम्पल्स। तो एनेलिड में कौन से हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी है तो वो जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से पैक्ड है। ठीक है, पैक्ड होने का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे से अलग है, डिफ्रेंशिएटेड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैसे है, सेगमेंट्स बना के उनको लाइन अप कर रखा है ऊपर से लेके नीचे तक। राइट, तो ये है हमारी एनेलिड्स। नेक्स्ट है हमारी आर्थ्रोपॉड। अब आर्थ्रोपॉड ग्रुप में हम कौन से एनिमल्स को रखेंगे, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसमें हमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, आर्थ्रोपॉड। दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड
अब बाइलेटरली सिमेट्रिकल तो हमने देख लिया क्या चीज़ है, लेफ्ट एंड राइट साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड से जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम होगा। लेकिन सेगमेंटेड क्या है, सेगमेंटेड यहाँ पे क्या है, सेगमेंटेड वही है कि जो इसके ऑर्गन्स होते हैं वो सेगमेंट फॉर्म में, मतलब सेगमेंट्स उनके बना के लाइन अप किया हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, तो वो है हमारे सेगमेंटेड। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। अब क्योंकि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, क्लोज्ड नहीं है कि एक प्रॉपर तरीके से क्लोज सिस्टम है कि हाँ इसके बाद ये है ये है ये है ये है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि जो ब्लड है वो कुछ वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में नहीं जाता। अब इसको सिंपल तरीके से समझें तो इसका मतलब क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। एक तो हम क्या करें, हमारे पास पानी है, ठीक है, उस पानी से उस जैसे टैप है तो हमने टैप पे क्या कर दिया, हमने पाइप लगा दिया, उस पाइप से पानी आ रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो पानी उस टैप आ तो उसी टैप से रहा है, लेकिन वो पाइप के थ्रू वो एक उसी पाइप के स्ट्रक्चर में से तो आएगा, या पानी फैलते हुए आएगा, उस पाइप के अंदर से ही पानी आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे ही तरफ हम क्या कर दें, हमने टैप पे पाइप नहीं लगाया, हमने टैप पे क्या किया, हमने उसको ऐसे ही ऑन कर दिया, उसके ऊपर हमने पाइप नहीं लगाया, ऐसे ही हमने टैप ऑन कर दी, ठीक है, पानी के लिए। अब उस टैप में से पानी आएगा तो क्या वो अब एक ही जगह पे जाएगा या फिर वो सारे में फैल जाएगा पानी। अगर हम बिना पाइप के करेंगे तो वो पानी सारे में फैल जाएगा, लेकिन अगर हम उस पाइप के थ्रू ही हम पानी लेते हैं तो वो क्या होगा, वो एक ही क्लोज उसमें आएगा, क्योंकि वो जो पाइप का स्ट्रक्चर है वो राउंड फॉर्म में इस तरीके से क्लोज है कि उसी के अंदर से पानी फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा। तो इसी तरीके से ये ब्लड के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो क्लोज्ड होता है उसमें क्या होता है, ऐसे पाइप की तरह उसके पास ना बाउंड्रीज है, वो उसी बाउंड्रीज के थ्रू ही फ्लो करता है। तो अब जब वो उस बाउंड्रीज के थ्रू ही फ्लो करेगा तो हमें पता है कि वो एक वेल डिफाइंड जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हीं में फ्लो करेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैंने उस टैप पे एक पाइप लगा दिया, अब मुझे पानी कहाँ चाहिए, मुझे ना काफ़ी दूर चाहिए, लेकिन जो टैप है वो काफ़ी दूर है, मतलब जहाँ मुझे पानी चाहिए उससे काफ़ी दूर है टैप। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ना 3 पाइप्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है, मैंने क्या टेप से कनेक्ट कर दिए 3 पाइप। अब वो जो 3 पाइप कनेक्ट किए हैं मैंने अलग अलग कलर के कनेक्ट किए, तो अब मैंने रेड, ब्लू और येलो, मैंने ये सीक्वेंस रखी। अब वो जो रेड पाइप है उसको मैंने टैप पे लगाया, रेड पाइप से ब्लू पाइप कनेक्टेड है और ब्लू पाइप से येलो पाइप कनेक्टेड है। तो अब जब मैं अगर टैप ऑन करूँगी तो पानी सबसे पहले किस में जाएगा, रेड पाइप में जाएगा, क्योंकि रेड पाइप टैप से कनेक्टेड है। अब जब वो रेड पाइप में जाएगा तो रेड पाइप से वो ब्लू पाइप में जाएगा, क्योंकि रेड पाइप के बाद ब्लू पाइप कनेक्टेड है रेड पाइप से, और ब्लू पाइप से येलो पाइप कनेक्टेड है तो वो ब्लू के बाद येलो में जाएगा। तो हमें पता है, डिफाइंड है कि पहले पानी रेड पाइप में जाएगा, फिर ब्लू में जाएगा और फिर येलो में जाएगा। तो वेल डिफाइंड है, ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। ओपन में क्या होगा कि ओपन में तो पता ही नहीं है किधर को क्या पानी जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं कि किधर पानी जा रहा है, तो इसीलिए वो क्या होता है, वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में वो फ्लो नहीं करता, ठीक है। द कोइलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड। अब इसमें हमें कैविटी देखने को मिलती है, लेकिन वो कैविटी कैसी होती है, ब्लड फिल्ड होती है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड कहीं भी फ्लो करेगा, तो वो जो कैविटीज होती हैं वो भी ब्लड फिल्ड हो जाती हैं। फिर दे हैव जॉइंटेड लेग्स। द वर्ड आर्थ्रोपॉड मीन्स जॉइंटेड लेग्स। अब आर्थ्रोपॉड इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि आर्थ्रोपॉड का मतलब क्या है, जॉइंटेड लेग्स। तो इनकी जो ये जो एनिमल्स हैं इनकी जो लेग्स है वो जॉइंटेड होते हैं, मतलब जॉइंट्स देखने को मिलते हैं हमें। सम फेमिलियर एग्जाम्पल्स आर प्रॉन्स, बटरफ्लाइज,
हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें आर्थ्रोपॉड के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपॉड क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप है। आर्थ्रोपॉड का मतलब है जॉइंटेड लेग्स, तो वही एनिमल्स होंगे जिनके जॉइंटेड लेग्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे, कौन से ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं, कौन से एनिमल्स में? आर्थ्रोपॉड में, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा मोलस्का। अब मोलस्का क्या है? इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बाइलेटरल सिमेट्री। वही चीज़ है इसमें भी कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड के बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल सेम होंगे। द कोइलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, मतलब कि कैविटी तो इसमें होती है लेकिन काफ़ी कम होती है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन। अब इसमें सेगमेंटेशन है, मतलब कि जो ऑर्गन्स जो डिज़ाइंड हैं, ऑर्गन्स वो इस तरीके से हैं कि वो उनकी सेगमेंटेशन कर रखी है फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टेल, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन जो सेगमेंटेशन है यहाँ पे वो कम देखने को मिलती है हमें, मतलब कि प्रॉपर तरीके से क्या कर रखा है कि डिफ्रेंशिएशन तो कर रखी है, डिफ्रेंशिएट कर रखा है ऑर्गन्स को, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये है दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। अब वही चीज़, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इनका देखने को मिलता है। और क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हमें किडनीज देखने को मिलती हैं। किडनीज किस में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में मदद करती है हमारी, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करने में। तो इन एनिमल्स में हमें किडनी जैसे ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि उनको एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल्स को, जो भी उनका है वेस्ट मटेरियल उनकी बॉडी में, उसको एक्सक्रीट आउट करने में मदद करते हैं। देयर इज़ अ फुट दैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड। अब उनके पैर भी होते हैं जिससे कि वो चल पाते हैं, ठीक है, एनिमल्स मूव करते हैं जो, तो वो चल पाते हैं और उसके लिए उनके पैर भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्नेल्स एंड म्यूसल्स। ठीक है, तो मोलस्का में कौन से एनिमल्स आ गए कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है, उसके अलावा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर या किडनी लाइक ऑर्गन हमें देखने को मिल रहा है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, और इसमें सेगमेंटेशन कम होती है और इसमें मेन चीज़ क्या है, इनके पैर हमें देखने को मिलते हैं, फुट होते हैं, जिसकी वजह से जिनकी हेल्प से ये मूव कर पाते हैं, राइट। तो ये है मोलस्का। अभी ये एनिमेलिया किंगडम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, बोरिंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन इस चीज़ को बस एक बार गो थ्रू करना है थोड़ा सा, जिससे हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक लिया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लिया है, फ्लैट वॉर्म्स लिए हैं, ठीक है, तो ये कुछ हमें टर्म्स मिल रही हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। या फिर आर्थ्रोपॉड मिल गया हमें, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ये हमें मिल रहा है, तो इन चीज़ों को ही हमें सिर्फ उठाना है। तो ये जो चैप्टर है ये ऐसा है कि आपको ये लेक्चर अटेंड करना है, इस लेक्चर के अलावा आपको सिर्फ ये टर्म्स नोट करनी है साथ साथ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है, मैं मान रही हूँ, तो इसीलिए यहीं पे एंड करते हैं। एनिमेलिया किंगडम अभी और भी है, एनिमेलिया किंगडम क्योंकि बड़ा है तो अभी वो ऑलमोस्ट हाफ हुआ है, हाफ अभी रहता है, वो हम कल के लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे, इस चैप्टर को ही वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि बस यही एनिमेलिया किंगडम ही मेनली बचा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। सो टिल देन कोई भी डाउट है, वैसे होगा नहीं, बहुत बोरिंग है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।